नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा और इन बातों की जानकारी मतलब जनरली होती नहीं है लोगों को। और ये कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हम कर देते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा पूरा केस बिगड़ जाता है। किसी भी चीज़ का एक बार अगर बेस बिगड़ गया तो वो चीज़ फिर उसको आगे सुधार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। उसका बेस नहीं बिगड़ना चाहिए, तो केस का भी बेस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर केस का बेस बिगड़ता है तो फिर उस केस को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी भी कोई महिला आपके ऊपर मुकदमा लगाती है, ठीक है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के तहत आपकी वाइफ जो कोई भी है या आपके भाई की वाइफ, घर की जो महिला है जो कोर्ट चली जाती है, आप पे एफआईआर दर्ज करवा देती है, ठीक। तो जब कभी भी वो मतलब घर के बाहर निकलती है और मुकदमेबाजी शुरू करती है तो एक धारा अक्सर हम देखते हैं जो बहुत कॉमन रहती है, और वो उस धारा का जिक्र एफआईआर में तो होता ही है, साथ में डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी उन चीज़ों का जिक्र वो करती है। इसके अलावा तलाक का मुकदमा अगर लगा रही है, 125 का लगा रही है, कस्टडी का लगा रही है, जितने भी मैटर वो लगाती है उन सब में उसका जिक्र करती है। वो चीज़ होती है स्त्री धन। और कई बार इसके चक्कर में हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जब कभी भी वो 498 या दहेज की एफआईआर दर्ज करवा रही है महिला थाने में, उसमें वो सेक्शन 406 का जिक्र करती है और साथ में एक लिस्ट दे देती है जो उसके हाथ से बनी हुई रहती है, और उसमें लाइन से उसका एक कहना रहता है कि मैंने ये सामान और इनको दिया है और इसके अलावा मेरे बहुत सारे गहने वगैरह इनके पास हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें पुलिस क्या करती है कि पुलिस आपको आदेश जारी करती है कि आप वो सामान लेकर आओ, और लोग वो सामान लेके आ भी जाते हैं, और उसके बाद भी सेक्शन 406 जो होता है वो एफआईआर से हटता नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज, और आपको बताएंगे कि इसमें कहाँ पुलिस आपको बेवकूफ़ बनाती है, इसमें क्या कानून है और कहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। अगर एक क्लाइंट हमारे पास हैं तो उनके ऊपर भी ऐसे ही मामले दर्ज हुए, और जब मामले दर्ज हुए और धारा 406 के तहत पुलिस ने उनको मौखिक रूप से ही बोल दिया कि जाओ ये जो लिस्ट है ये सब सामान घर से लेके आओ। अब महिला ने जो लिस्ट बना के दी थी वो लिस्ट फर्जी थी, उसमें कुछ चीज़ें तो महिला की घर पर थी लेकिन अधिकतर चीज़ें नहीं थी। तो हमारे क्लाइंट ने क्या किया कि जो महिला का सामान था वो तो थाने ले ही गया, जो नहीं था वो भी ले गया। मतलब कि इतना हमको जब उसने ये किस्सा सुना हमको इतनी हंसी आई, तो हमारे साथ के जो एडवोकेट्स थे वो खूब हंसे, क्योंकि जो सामान उस महिला का है ही नहीं वो उसको देने क्यों चले गए। उसने लिस्ट बना दी तो तुमने मान लिया उसको। मतलब उसने लिस्ट में लिख दिया मिक्सर भी था, ये भी था, वो भी था, तो वो घर का मिक्सर ही दे के आ गया थाने में। सोचा जान छूटे मेरी। उस गंवार में इतना दिमाग नहीं कि भैया सेक्शन 406 हटेगा नहीं। पहली बात तो ये कि पुलिस को किसी भी तरह से ये राइट ही नहीं बनता कि वो सेक्शन 406 के तहत किसी से स्त्री धन की वापसी करे। किसी पति को ये कहे कि जाओ सामान लेकर आओ, पत्नी को दे दो, ठीक है। तो अगर पुलिस ऐसा कुछ भी कर रही है तो पुलिस से कहिए कि सर आप मुझे ये चीज़ लिखित में दीजिए, ठीक है। अगर पुलिस लिखित में देती है तो उसका रिप्लाई बनाकर पुलिस को दीजिए। वो रिप्लाई आप खुद से बनाएं या अपने वकील के माध्यम से बनाएं, ठीक है। और कभी भी थाने जाते हैं कुछ भी होता है हर काम लिखित में कीजिए, ठीक। व्यर्थ की बकचोदी करके आएंगे वहाँ पर उससे कुछ नहीं होना है। हमने देखा है लोग बकचोदी करके थाने में आ जाते हैं कि मैंने बोल दिया उससे क्या मतलब, किससे बोल दिया। तो तुमने बोल दिया तो क्या ब्रह्मांड में वो सेव हो गया है। आप वहाँ जाते हैं जो कुछ भी आपके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि महिला थाने या क्राइम अगेन विमेन सेल जिसको CW सेल कहा जाता है, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के जो सेंटर बने हुए हैं, वन स्टॉप सेंटर, इन सभी जगह पुरुषों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ जो कुछ भी कहना है लिखित में कहें। और अगर
पुलिस आप पर दबाव बनाती है कि ये सामान लेकर आओ, तो पुलिस जो है उसको आप क्लियरली बोल दीजिए कि सर आप मुझसे मांग रहे हैं तो आप मुझे लिखित में दीजिए। ये जब पुलिस लिखित में दे तो उसका तगड़ा जवाब बनाकर अपने वकील के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से पुलिस थाने में भेज दें उस जवाब को, और उस जवाब में क्लियरली मेंशन कर दें कि पुलिस को ये अधिकार है ही नहीं कि स्त्री धन का सामान पुलिस दिलवाए। दूसरी बात, पत्नी ने जो लिस्ट दी है स्त्री धन की, उस लिस्ट में जो भी सामान पत्नी ने लिखे हैं वो सब झूठे हैं। पत्नी ने ऐसा कोई सामान हमें दिया ही नहीं, ना ही उसका ऐसा कोई सामान हमारे पास है। वो अपने सारे सामान ले जा चुकी है और ये लिस्ट ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के रूल 2 नियम 2 के अकॉर्डिंग ऐसी लिस्ट जब हस्बैंड वाइफ की शादी होती है उस समय, शादी के समय या शादी के कुछ दिनों बाद जब भी उनको फुर्सत मिलती है वह ऐसी लिस्ट बनाए, पति पत्नी दोनों, पति खुद को मिले उपहार और सामान की लिस्ट बनाए और पत्नी जो है वो भी खुद को मिले उपहार और सामान की लिस्ट बनाए और दोनों एक दूसरे की लिस्ट में साइन करें, वही लिस्ट ऑथेंटिक मानी जाती है। अन्यथा किसी तरह की मन गढ़ंत लिस्ट ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। इसलिए कभी भी पुलिस के दबाव में आकर पत्नी को सामान मत दे देना, क्योंकि उससे कुछ नहीं होना है। सेक्शन 406 फिर भी दर्ज होगा ही। कई मूर्ख ऐसे रहते हैं कि हमने तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है, फ़ोटो खींच लिया है। ऐसी चीज़ों की कोर्ट में कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग से कुछ साबित नहीं होता है। भाई मैं सामान उठा के कहीं वहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ ले जा रहा हूँ, तो इससे ये साबित थोड़ी हो रहा है कि आपने मेरा सामान मुझे लौटा दिया है। इसलिए इन चीज़ों से कुछ साबित नहीं होता है। कई बार तो ये भी होता है कि लोग वाइफ से लिखवा लेते हैं कि हमने तुमको सामान दे दिया है। वाइफ कोर्ट में बोलती है कि उन्होंने दबाव बना के लिखवाया। ठीक है, आपको नहीं पता है कि लोग कितने झूठे होते हैं। तो कभी भी इस काम को हमें नहीं करना है। पुलिस दबाव बनाती है तो तुरंत पुलिस को जवाब दें। जवाब देंगे वकील के माध्यम से, पुलिस शांत हो जाएगी। अगर उसके बाद भी पुलिस दबाव बना रही है तो अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाएं और एक शिकायत दर्ज कराएं पुलिस के खिलाफ। ठीक है, अगर पुलिस ऐसा कुछ करती है तो हर थाने का मजिस्ट्रेट होता है, जो आपके इलाके की कोर्ट होती है उसी कोर्ट के अंदर वो मजिस्ट्रेट बैठता है। उसके पास जाएं और एक शिकायत दे दें उसको कि सर आपके एरिया के थाना प्रभारी हैं या जो टाउन इंस्पेक्टर हैं वो इस तरीके से हमसे मांग कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा अगर पुलिस जो है 91 या सेक्शन 94 का नोटिस आपको देती है और आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो पुलिस मांग रही है, जो एविडेंस आपके खिलाफ है, ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस नहीं मांग सकती। अगर पुलिस मांगती है तो बाकायदा उस 91 के नोटिस का रिप्लाई बनाकर पुलिस को भेजें, और तब भी पुलिस नहीं मानती तो सीधा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, क्योंकि इसमें जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के कि किसी भी व्यक्ति से उसी के खिलाफ सबूत मांगा नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 भी यही बात कहता है, जो फंडामेंटल राइट्स में आता है। आपको आपके ही खिलाफ सबूत देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसमें भी एक किस्सा सुनाता हूँ। एक केस हमारे पास आया था, वो आर्म्स एक्ट का था। आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम। उसमें एक लड़का था जिसकी जो मदर थी वो सब्जी बेचती थी, तो उस लड़के पे आरोप था कि उसने लोहे की रॉड से किसी व्यक्ति को मारा। तो पुलिस ने उस व्यक्ति के मतलब उस लड़के के खिलाफ FIR लिख ली। अब पुलिस उस लड़के को थाने बुलाती है, वो लड़का जाता है, उसने कुछ नहीं किया था। पुलिस उससे कहती है कि जा फटाफट वो रॉड लेके आ जिससे तूने मारा। अब उस लड़के ने कुछ किया ही नहीं था, ना ही कोई रॉड ऐसी थी उसके पास। ये सब काल्पनिक कहानियां थी जो पुलिस ने FIR में लिख ली थी। ना चाहते हुए भी वो लड़का जो है रॉड ढूंढने लगा कि कहीं से कोई रॉड मिल जाए, वो पुलिस को दे दूँ और बोल दूँ कि हाँ मैंने इसी से मारा था। ठीक है, तो फाइनली वो लड़का ऐसे एक दुकान में गया जहाँ लोहे का काम होता है, आयरन वर्क जहाँ पर होता है। ठीक है, लोहे की कारीगरी होती है, लोहे के दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं। वहाँ गया, वहाँ उसने एक छोटी सी रॉड थी, वो उस दुकान के मालिक को कुछ 100-200 रुपये दे के आया और वो रॉड लेकर आया और वो रॉड लेकर थाने पहुँच गया डर के मारे, और पुलिस ने उस रॉड को रिकॉर्ड में ले लिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो क्या होता है कि कई बार पुलिस इस तरह के खेल करती है और लोग पुलिस की बातों में आके फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पुलिस जो है आपसे आपके ही खिलाफ
किसी तरह का एविडेंस नहीं मांग सकती है, ठीक है। और अगर आपकी मतलब पुलिस 91 का या 94 का नोटिस आपको देती है और आपसे ही ऐसी चीज़ें मांगती है और आपको लगता है कि ये चीज़ दे के मैं फंस सकता हूँ, तो चाहे किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हो, ध्यान रखें आप लोग, सिर्फ मैट्रिमोनियल केसेस की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हो तो इमीडिएटली पुलिस के उस जो नोटिस मिलेगा आपको, उसको आपको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना है। अगर हाई कोर्ट में जाने की हैसियत नहीं है तो आप जो है वहाँ लीगल एड से वकील कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप खुद लड़ सकते हैं तो आप खुद भी अपेयर हो सकते हैं। हाई कोर्ट जब हम जाते हैं तो वहाँ बहुत से टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, तो आपका पूरा केस ड्राफ्ट कर देते हैं और कैसे उसको फाइल करना वो सब समझा देते हैं। तो आप खुद भी इन पर्सन हाई कोर्ट में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं मंगवा सकती है, ठीक है, जिससे कि हमारा ही फंसने का चांस हो। क्योंकि अगर पुलिस ऐसे काम करेगी तो फिर तो वो किसी को ही फंसा देगी। इसलिए ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो स्त्री धन के मैटर में कई बार जो वाइफ होती है वो ऐसे बिल लगा देती है जिनसे कि उसका कहना ये रहता है कि ये सामान इनके पास हैं। तो उन बिलों की बिल्कुल बारीकी से जांच करें और उसमें ये देखें कि जीएसटी नंबर वगैरह है कि नहीं है। साथ में वो जो बिल हैं उसमें दुकान मालिक या शोरूम मालिक का नाम लिखा रहता है, उसको नोटिस जारी करें। अगर लगता है कि बिल फर्जी है तो नोटिस जारी जरूर करें, ठीक है। और अगर लगता है कि बिल असली है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उस व्यक्ति का ITR रिटर्न मंगवाएं, जिसमें कि इस तरह के बिल या जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका उसमें जिक्र होना चाहिए, ठीक है। ये काम आप जरूर करें, क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि महिला इतने बिल लगा देती है कि जज साहब को लगता है कि बेचारी ने शादी में कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है, और फिर सारी चीज़ें एक तरफ करके जज साहब आप पे स्त्री धन लौटाने का दबाव बनाने लगते हैं। और ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कई बार जो सेटलमेंट होता है उसमें उसको भी जोड़ा जाता है कि भैया मेरा तो 10 से 15 लाख का स्त्री धन था, तो मालूम पड़ता है कि जो सेटलमेंट हुआ उसमें वो राशि भी जोड़ दी जाती है और वो सेटलमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमें कभी भी CAW सेल, महिला थाना या पुलिस जो कुछ भी है उनकी बातों में आकर के कभी भी ये इस काम को नहीं करना है कि वो हमें कहें कि तुम इसका ये सामान लौटा दो, तुम ऐसा कर दो। नो, हमारे पास है ही नहीं सामान, ये झूठ बोल रही है। और एक चीज़ देखने को ये मिलती है कि महिला जो है वो खुद का सामान तो ले ही जाती है, साथ में अक्सर कई केसों में देखने को मिला है कि वो पति का पैन कार्ड, आधार कार्ड भी ले जाती है। क्यों ले जाती है? सीधी सी बात है, ताकि पति की फाइनेंशियली जो उसकी कंडीशन है उसके संबंध में वो एविडेंस कलेक्ट कर सके। ऐसा बहुत सारे केसों में देखने को मिलता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड कोई वाइफ ले गई है तो सीधे उसमें FIR करवाइए। अगर पुलिस FIR नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पुलिस को शिकायत दीजिए और कोर्ट में सीधा जो है आप मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किसी भी वाइफ को ये ले जाने का राइट नहीं है, ठीक। तो ऐसा बहुत सारे मामले में देखने को मिला है। और अगर वाइफ जो है आपका कोई सामान ले जाती है, मालूम पड़ा जो आप कोई सोने की चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, कुछ भी, या आपकी मदर का सामान ले जाती है, मम्मी के गहने ले जाती है, तो अपनी तरफ से भी आप सेक्शन 406 लगा सकते हैं। IPC का ये सेक्शन जो अभी BNS में इसका नंबर कुछ चेंज हुआ है, मेरे ख्याल से नंबर सभी चेंज हुए हैं, तो ये सेक्शन किसी महिला के लिए नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, धारा 406 के तहत स्त्री पुरुष कोई भी किसी पर भी मुकदमा लगा सकता है। भाई भाई पे लगा सकता है, पड़ोसी पे लगा सकते हो, किसी पे। उसका सिंपल सा मतलब है अमानत में खयानत। मतलब मेरा कोई सामान था या कोई भी चल संपत्ति थी, पैसा था या कुछ वो सामने वाले ने ले लिया है, उसको वो लौटा नहीं रहा है, तो बिल्कुल आप भी केस लगा सकते हैं। तो आप भी अपनी पत्नी पर 406 लगा सकते हैं।
अगर आपकी कोई अंगूठी थी महंगी, कोई आपका सोने की चेन अगर आपको पहनने का शौक़ था, इसके अलावा कोई कड़ा आप पहनते थे सोने का या अष्ट धातु का, जो कुछ भी है भाई, कई मेल्स भी तो अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो आप भी सेक्शन 406 अपनी वाइफ पर लगा सकते हैं। पुलिस दर्ज ना कर तो डायरेक्ट कोर्ट के अंदर आप जो हैं केस लगा सकते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सेक्शन 406 को लेकर हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, और हो सकता है इसमें आपको कोई डाउट वगैरह भी हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस चीज़ को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कई बार बहुत ज़्यादा तूल दिया जाता है, तो इसको इतना ज़्यादा तूल मत देने दीजिए। इसमें शुरुआत से ही आप फोकस बना के रखें और कोर्ट को ये बता के रखें कि ये सब फर्जी चीज़ें हैं जो पत्नी द्वारा बताई जा रही हैं, क्योंकि वो सामान की इतनी लंबी लिस्ट दे मारती है कि कई बार तो लगता है कि पूरे मोहल्ले की लिस्ट लेकर आ गई है वो। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।